बच्चों, आज की क्लास में पढ़ा जाएगा पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कोसी का घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं कहानी संग्रह और एक पेड़ की याद जो कि शब्द चित्र संग्रह है, और इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। मतलब अब तक जिस तरीके से कहानी लिखी जा रही उससे कहीं हट करके नए रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की गई थी, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई थी। उस पूरे उठान को क्या नाम दिया गया? नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ हैं नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन, यानी समाज में ऐसे लोग जो मेहनती हैं और जो अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका तबका मतलब समूह, उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वह सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते, नुक्तों मतलब क्या होता है? कमियों, यानी सामाजिक यथार्थ की जो बारीक कमियां हैं, ऐसी कमियां जो लोगों की नज़रों से छिपी रहती हैं, जल्दी वो नज़र में नहीं आती हैं, तो ऐसी कमियों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। और उस प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार का कोई इसमें दिखावापन नहीं होता है, वो बहुत ही सहज और सरल होता है। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो विडंबनाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ जो हैं वो विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, यानी कि इनकी जो कहानियाँ हैं वो विभिन्न भारतीय भाषाओं, अनेक जैसे जो भाषाएं होती हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो अनेक भाषाओं में विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। यानी अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद तो किया ही गया है, इसके साथ साथ में ये अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी इनका अनुवाद हो चुका है इनकी कहानियों का। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब पाठ परिचय पे आते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है। यानी समाज में उस समय जाति प्रथा थी और जातिगत आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, जातिगत विभाजन था, तो उस पर इनकी जो कहानियाँ हैं वो कई कोणों से, यानी कि विभिन्न कोणों से उस पर टिप्पणी करती हैं। और ये जो कहानी है गलता लोहा, वो इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़ बोलापन जितना ही कम है, तो वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही इसमें अधिक देखने को मिलता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण, यानी ये जो कहानी है गलता लोहा, उसमें एक मेधावी मतलब लड़का है, और वह जो लड़का है वो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से है जिसका नाम मोहन है, और वह किन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। जहां पर वो जो जातीय अभिमान है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और तुम नीची जाति के हो, या तुम क्षत्रिय जाति के हो, तुम शूद्र जाति के हो, ये जो अभिमान है वो क्या है? झूठा सिद्ध होता है।
सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख करके, यानी कि समाज के द्वारा उस समय जो नियम कानून बनाए गए थे वो क्या किया, विधि निषेधों को ताक पर रख वो उनको ताक पर रख दिया, मतलब उनका उसका पालन ना करते हुए वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं। धनराम लोहार एक लोहार है, लोहार का बेटा है जिसका नाम धनराम है, और आफर मिस होता है वह कार्यस्थल जहाँ पर लोहे का काम किया जाता था। तो आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। वह जा करके उस लोहार के पास बैठता ही नहीं है, बल्कि उस काम को वह कर सकता है और उस कार्य में भी वह कुशल है, इस चीज़ को वह दिखाता है। कौन? मोहन। मोहन का व्यक्तित्व जो है जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। पाठ पे आते हैं। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही, यानी देखिए गलता लोहा जो इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें पहले इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हम लोग जान लेंगे। देखिए गलता लोहा किस लिए कहा, इस पाठ का जो नाम रखा गया गलता लोहा, कि जो ये जो लोहा है समाज की जातिगत भेदभाव के आधार पर बनी कठोर विचारधारा है, जिसे परिस्थितियों के ताप ने एक नया आकार लेने को मजबूर कर दिया है, इसलिए इसका पाठ का नाम जो है वो गलता लोहा रखा गया है। और इस पाठ में जो प्रमुख पात्र हैं तो मोहन है जो कि ब्राह्मण परिवार से है, और मोहन के पिताजी हैं जिनका नाम वंशीधर है, और मोहन के साथ एक युवक पढ़ता था जिसका नाम धनराम है। मोहन का जो साथी है, क्लासमेट है जो उसका नाम धनराम है, वो लोहार परिवार से है। और एक मास्टर जी हैं जिनका नाम है त्रिलोक सिंह, और जिससे कि धनराम और मोहन ने शिक्षा ग्रहण की थी, और जो गंगाराम है वो धनराम के पिता हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए, यानी मोहन कहीं जाता कहीं और है, और अचानक से ही अनायास, मतलब वो उधर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अनायास ही उसका जो पैर होता है, उसके जो कदम होते हैं वो गांव के उस मोहल्ले की ओर चल पड़ते हैं जो शिल्पकार का टोला जिसे कहा गया है, जहाँ पे कारीगर लोग रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो उस तरफ वह मुड़ जाता है, और उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। यानी कि अभी तक जब भी वह उस रास्ते से होकर निकलता था तो बार बार धनराम लोहार के यहाँ जो खटपट होता था, लोहे पीटने का काम होता है, तो लोहार के आफर से वह जो आवाज़ है वो उसके कानों में पड़ती रहती थी। तो वह जो उसकी अनगूंज थी, उसकी जो ध्वनि थी, वो उसके मतलब किसी कोने में, शायद उसके मन के किसी कोने में शायद आज भी वो शेष बची हुई थी, आज भी वो ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, और जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़। निहाई जिसपे एक विशेष आकार का लोहे का बना होता है, जिसपे धातु को रख करके पीटा जाता है, इसमें लोहे को रख करके पीटा जाता है, उसे आकार, नया आकार दिया जाता है, तो उसे निहाई कहा जाता है। तो निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर, लोहे को क्या किया जाता है, नया आकार देने के लिए लोहे को पहले उस पर गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, और फिर उसे निहाई पर रख करके उस पर चोट किया जाता है, ताकि हम जो आकार उसे देना चाहते हैं वह उस आकार में वो हो जाए। तो लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़ और ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मतलब वो दूर से ही जानता था कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, उस शिल्पकार मोहल्ले से आ रही है जहाँ पे धनराम लोहार रहता है और अपना कार्य वो करता है। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। वह घर से किस उद्देश्य से निकला था? एक उसके हाथ में हंसुआ था, लंबा बेट वाला एक हंसुआ था। हंसुआ जानते हैं, जिससे घास वास काटते हैं, फसल काटते हैं।
तो उसके हाथ में एक हँसुआ था और इस पर्पज़ से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। इस पर्पज़ से वो निकला था अपने हाथ में हंसी को लेकर के। लेकिन और बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं था। बूढ़े वंशीधर जो थे वो मोहन के पिताजी थे, तो अब उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो ये सब काम कर पाएँ। तो सोचा कि चलो ठीक है, पिताजी ये सब काम नहीं कर पाते हैं, उनमें अब ये सामर्थ्य नहीं रहा, तो फिर मैं ही इसे लेके जाता हूँ और जो खेत के आसपास में जो कांटेदार झाड़ियाँ उगाई हैं उन्हें साफ कर दूंगा। तो इस उद्देश्य से वो हाथ में हंसिया लेकर के निकलता है। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे। इसके साथ में देखिए लेखक यह भी बताते हैं कि अब ये भी सामर्थ्य नहीं रहा, और दूसरी बात उनका काम क्या, उनके पिताजी क्या काम करते थे, वो जीवन भर क्या किए, पुरोहिताई के लोगों के यहाँ कथा भागवत करते थे, पूजा करते थे, और उसके बल पे जो मतलब पैसा वैसा मिलता था उससे अपना वो घर संसार चलाते थे। लेकिन अब उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं थी जैसा कि वो पहले करते थे, अब उतनी सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई थी, वह भी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। और यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। और यजमान लोग यानी कि जिनके घर वो कथा कहते थे या पूजा करते थे, वो लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर क्या विश्वास करते थे, श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, अब उनका शरीर जो कमज़ोर हो चला था, और अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाते थे, मतलब वो अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं कर पाते थे, अब उनमें उतनी क्षमता नहीं रह गई थी। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। ऐसा मतलब जैसे बहुत ही सुबह सुबह ही प्रातः ही उनके पिताजी ने कुछ अपने बच्चे से हेल्प पाने की नीयत से लंबा श्वास भर करके उससे कहा था कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। मतलब वो बच्चे से कुछ कैसा कहेंगे तो कुछ सहायता मिलेगी, बच्चे की तरफ से कुछ मदद मिलेगी, तो ये सोच करके और लंबी श्वास भर करके उन्होंने कहा था कि आज गणनाथ जाकर और चंद्रदत्त उनके एक जो यजमान थे उनके यहाँ रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ क्या होता है, जब शंकर जी की पूजा होती है तो रुद्री पाठ किया। रुद्र मतलब क्या होता है, शंकर जी, तो शंकर जी को खुश करने के लिए पूजा करना था और पाठ करना था। तो अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। यानी कि जब वो यंग थे, युवा थे, तो चाहे जितना दूर जाना रहता था वो अपना यजमानी करके आते थे, यजमान के यहाँ जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब इतना दूर दूर तक जाने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो वही अपने बेटे से कहते हैं कि कुछ हेल्प पाने की उम्मीद से कि आज उनके यहाँ जाना है और रुद्री पाठ करना है, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इतनी क्षमता नहीं है कि 2 मील ये जो सीधी चढ़ाई है वो मैं अपने आप कर पाऊँगा। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता है। और वो फिर ये भी कहते हैं कि अब उन्हें मना भी नहीं, कि अचानक से मना भी हम नहीं कर सकते उन्हें कि नहीं आ पाऊँगा या मुझ में क्षमता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें और क्या नहीं करें। मोहन उनका आशय ना समझता हो। जब उन्होंने ये बात कही तो ऐसा नहीं है कि मोहन ने उस बात को समझा नहीं, या वो ऐसा किस लिए कह रहे हैं इस चीज़ को नहीं जाना हो, वो सब कुछ जानता था। और ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। ऐसी बात नहीं है कि जब पिताजी ने उसके सामने ये बात रखी तो वो समझ ना पाया हो, लेकिन जैसा उसके पिताजी अनुष्ठान करते थे और जैसा उन्हें उस चीज़ का अभ्यास था वैसा मोहन को नहीं था, और ना ही वैसी गति थी। तो पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जब उसके बस की बात नहीं थी तो उसने जब पिताजी ने कुछ कहा भी तो उसने सुना नहीं, और ना ही उसको मतलब सुना तो और समझा भी, लेकिन उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया। और जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, यानी उसने अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, यानी अपने हाथ में हंसुआ लेकर के, क्योंकि अब उसके पिता के अंदर कोई सामर्थ्य थी नहीं इतना कितना काम वो कर सके। तो इस वजह से वो अपने पिता के काम को हल्का करने के लिए वह हंसुए को लेकर के खेतों की ओर चला था। लेकिन
हसुए की धार पर जब वो अपना हाथ फेरता है तो ऐसा लगता है कि वह जो धार है वो कुंद हो चुकी है, मतलब वो धार, हसुए की जो धार है वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए वह अब उसकी धार के विषय में सोचने लग जाता है कि अब उसको धार करवाया जाए। तो इसीलिए उस जो अनायास उसके कदम क्या शिल्पकार मोहल्ले की तरफ मुड़ जाते हैं। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धनराम जो कि एक लोहार का बेटा था, अपने बाएं हाथ में क्या ले रखा था? धोकनी, जिसको जैसे फूकनी होता है, फूकते हैं और आग को बढ़ाने के लिए फूकनी से फूका जाता है। ठीक उसी प्रकार से वह धोकनी से फूक रहा था और अपने दाएं हाथ में क्या ले रखा था? भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट, मतलब लोहे अपने एक सरसी ले रखी थी और जो भट्टी में लोहा गर्म हो रहा था उसे उलट पलट रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर यानी कि देखिए अब वो खेत पे ना जा करके कहाँ पहुँच जाता है? धनराम के पास में, और फिर उसके कार्यों को देखता है पारखी नज़रों से। फिर मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब नहीं रहे होंगे, मतलब तो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। तो वह दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। जब मोहन ने ये प्रश्न किया धनराम से कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, तो फिर क्या होता है, इन्हीं बातों में फिर वो अपनी बचपन की दुनिया में लौट जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। दोनों साथ में पढ़ते थे, धनराम और मोहन जो हैं एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और उनके मास्टर थे त्रिलोक सिंह जी। तो उन्हीं के विषय में मोहन धनराम से पूछता है। तो जब वो बचपन की दुनिया में खो जाते हैं तो धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई है। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। यानी वह मोहन से कहता है कि मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। फिर वह मोहन को बताता है कि अभी पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है और सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। फिर धनराम कहता है कि उनके हाथ में जो डंडी रहती थी और हमेशा उससे वो दंडित करते रहते थे, और तो उसका डर आखिरी दम तक लगा ही रहता था। और दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षण के लिए वो भूल गए, अपने वर्तमान को भूल गए और अपने बचपन में चले जाते हैं। और दोनों में आपस में बातें होती हैं, दोनों हो करके हंसते रहते हैं। और कुछ क्षणों के लिए वह दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, मतलब अपने बचपन के दिनों में लौट गए, अपने जब वो पढ़ते लिखते थे। तो गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। अब वो बताते हैं कि जब हम लोग विद्यालय में अपने पढ़ते थे तो उस समय की बात है कि गोपाल सिंह का एक दुकान था और वहीं से वो हुक्के का आखिरी कस खींचते थे। कौन? उनके मास्टर त्रिलोक सिंह। और फिर हुक्के का आखिरी कस खींचते हुए फिर वो स्कूल की चहारदीवारी क्या होती है कि वह स्थान जो चारों तरफ दीवार से घिरा होता है, तो वो स्कूल की चहारदीवारी में प्रवेश करते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों, बांज एक पेड़ होता है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, तो बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते। बांज जो है बेटा उत्तराखंड में पाया जाता है और ये जो वृक्ष है इसे उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है बांज को। तो थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते और उठा पटक करते, यानी कि जब मास्टर जी की एंट्री होती उस चहारदीवारी के अंदर, विद्यालय के अंदर, तो उससे पहले क्या होता था, वहाँ बच्चों का धमा चौकड़ी होता रहता था, उठा पटक होता रहता था और कोई बांस का पेड़ वहाँ पे लगा हुआ था, कोई टहनियों पर झूलता था। लेकिन जैसे ही मास्टर जी वहाँ पे प्रवेश करते हैं वैसे ही लगता है कि जैसे सबको साफ सूंघ गया, सब मौन हो जाते, स्तब्ध हो जाते हैं। और फिर मास्टर जी जो हैं कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अब यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई, ये बच्चे सोचते हैं कि यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। यदि हम सब ने प्रार्थना की होती तो हम लोग का मिला हुआ स्वर, संवेद मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप में प्रार्थना करते हैं 3 या 5 स्टूडेंट जो खड़े होकर के प्रार्थना करवाते हैं, तो हम लोग का मिला हुआ स्वर उस दुकान तक तो पहुंचता है। इनके कानों में ज़रूर आवाज़ गई हुई, इनको तो इसलिए इनको तो पता ही होगा कि प्रार्थना हुआ कि नहीं हुआ, या प्रार्थना हुई होती तो वह आवाज़ इनके कानों तक गई होती, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा पूछ रहे हैं। तो त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज?
मोहन जो था बेटा उनका चहेता शिष्य था। जैसा भी बताएं कि मोहन और क्या धनराम दोनों मित्र थे, एक ही क्लास मतलब पढ़ते थे एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। तो मोहन उनका जो है चहेता शिष्य था। किसका? त्रिलोक सिंह मास्टर का। तो वह फिर मोहन के विषय में पूछते हैं कि मोहन नहीं आया आज। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था, पढ़ने में ही नहीं। मोहन जो था वो पुरोहित खानदान से था, यानी ब्राह्मण परिवार से था। इसके साथ साथ बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था और पढ़ने में ही नहीं तेज था बल्कि वह गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, मतलब यही प्रार्थना उनके विद्यालय में होती रहती थी और का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी, मतलब मोहन से मास्टर त्रिलोक को बहुत उम्मीद, बहुत अपेक्षाएं थी उससे। तो कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते। जब वो क्लास में प्रश्न करते थे, कोई बच्चा नहीं बता पाता था, उसका उत्तर नहीं दे पाता था, तो फिर वो लास्ट में मोहन से वो प्रश्न पूछते थे और उन्हें उम्मीद रहती थी कि हाँ वो जो अवश्य उसका उत्तर देगा, तो उनका जो अनुमान रहता था वो सही निकलता था। यानी जो क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाता था वह मोहन उसका जवाब देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वह उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी बालक मतलब ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे और मोहन उस प्रश्न का जवाब दे देता था, तो फिर जो लोग जवाब नहीं दे पाते थे उनको दंड देने का अधिकार किसके ऊपर डाल देते थे? मोहन के ऊपर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते मोहन को कि हाँ इसके कहो कि ये कान पकड़े और 10 बार कान पकड़ के उठे बैठे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था, यानी कि धनराम जो था वो भी फिसड्डी बालक में आता था। वह भी जल्दी कोई चीज़ का जवाब नहीं दे पाता था, उसे भी जल्दी कोई चीज़ नहीं याद होती थी। तो धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। बेत मतलब क्या होता है? स्टिक या डंडी से मार खाए थे और या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। फिर भी जो धनराम था वो मोहन के से ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि वह उससे प्रेम करता था और हमेशा उसको सम्मान की नज़र से देखता था। उसके दिमाग में ये चीज़ था कि ब्राह्मण परिवार से और कहीं ना कहीं हर चीज़ में होशियार था, तो उससे वो प्रेम करता था, स्नेह का भाव रखता था उसके प्रति और उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण, यानी उसके मन में ये चीज़ बैठा दिया गया था कि हाँ वो ब्राह्मण कुल का है, वो उच्च जाति का है और हम निम्न जाति के हैं, तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठा हुआ था। तो जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तो शायद यही रीज़न रहा हो कि वह कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। वह ये समझता था कि वह उच्च कुल का है और श्रेष्ठ कुल का है, तो ये तो उसका अधिकार है, उसका कुशाग्र बुद्धि होना, हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ में होशियार होना, तो ये तो उसका अधिकार ही है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना और बार बार मतलब त्रिलोक मास्टर ये भी बताते रहते हैं कि एक दिन ये जो मोहन है एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। तो यह बात भी ये धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने का गुंजाइश ही नहीं रखता था, मतलब ये बात जो थी वो इसको पुष्ट करती थी। इस वजह से भी धनराम और कुछ सोच सकता ही नहीं था और कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। और धनराम वह गांव के, अब देखिए यहाँ पे फिर अभी मोहन के बारे में बताया गया, फिर अब धनराम के बारे में बताया जा रहा है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। वो सिर्फ 3rd स्टेज तक पढ़ा था, यानी केवल वो कक्षा तीसरी तक ही पढ़ा था। और क्योंकि वह खेतिहर और मजदूर परिवार के लड़कों की तरह था, उसके पिताजी जो थे वो लोहारी का काम करते थे, बहुत इनकम नहीं था, तो त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे।
जब उसका भी पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मास्टर जी भी उतना ध्यान नहीं देते थे उस पर, कभी कभार ध्यान दे देते थे। तो एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ यानी धनराम को यहाँ पे क्या कहे उन्होंने, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। यानी जो धनराम था, यानी जो जिसे धनुआ कहकर पुकारा था मास्टर ने, उसे 12 तक तो पहाड़ा याद था, लेकिन आगे का पहाड़ा उसे याद नहीं था। अब जब 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए मास्टर जी उससे बोलते हैं तो फिर वह शुरू तो हो जाता है कि तेरे एक कम तेरे, तेरे दूड़ी 24। पहले पहाड़ा क्या होता था, 13 × 13, इस तरीके से नहीं होता था। पहले क्या पढ़ते, 13 कम 13, 13 दूना 26। तो वो बोलता है कि तेरे एक कम तेरे और तेरे दूड़ी 24, क्योंकि उसे 13 का पहाड़ा नहीं आता था। अब जैसे ही वो गलत बोलता है कि 13 दूना 24, वैसे ही फिर मास्टर जी ने एक लगाई सटाक, एक डंडी उस पर लगाई और एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। क्या टूट गई, पिंडलियाँ नहीं टूट गई, बल्कि वो छड़ी टूट गई जिससे उसे मारा। और गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, मास्टर जी ने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। फिर उससे कहते हैं, पहले क्या होता था कि बच्चे जो गलती करते थे फिर उन्हीं को भेजा जाता था कि जाओ तुम डंडी लेकर आओ, फिर उसी डंडी से फिर उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी, उसी से उनको मारा जाता था। तो एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला और फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। क्या सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता, मतलब डंडी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। तब लेखक बताते हैं कि या तो उसकी बुद्धि मंद रही होगी कि उसे याद नहीं हुआ, या हो सकता है कि डर बैठा रहा, डर की वजह से वो मतलब उसका मन जो है एकाग्र ना हुआ हो, याद ना कर पाया हो। तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो सारा दिन रटता रहा, लेकिन उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। अब छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। यानी कि 13 दूना 26 और 13 तिया 39। इस तरीके से उसने केवल 3 सीढ़ी यानी कि यहीं तक बोला और फिर वो लड़खड़ा गया, आगे का पहाड़ा उसे और नहीं याद हुआ। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। यानी कि इस बार क्या किया मास्टर ने, उसको पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए उसे बेत तो मंगवाया, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि जबान की यानी कि व्यंग कसे कमेंट किया और जबान की चाबुक लगा दी थी। और क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यानी कि तू तो लोहार के घर से है, तो हाँ तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम बस लोहारी का काम करोगे, इससे आगे तुम्हें कुछ और नहीं आए जाए और कुछ तुम नहीं सीख सकते हो। तुम्हें विद्या का ताप कहाँ लगेगा, यानी तुम ज्ञान कहाँ सीख सकते हो, तुम्हारा तो काम ही है, लोहार के घर से हो और लोहे का ही काम करोगे। इस तरीके से मास्टर जी कहते हैं। अब ये बात जो है किसी को भी चोट पहुँचेगी अगर इस तरीके से कोई भी कहता है किसी भी स्टूडेंट को, तो इसलिए कहा गया कि जबान की चाबुक लगा दी थी, जो कि उससे बहुत उसे आघात पहुँचा था। इस बात से धनराम को बहुत आघात, बहुत चोट लगी और अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। और उन्होंने क्या किया कि 5-6 दरांतियाँ, जो कि हंसी की तरह होता है, दरांतियाँ मतलब हंसी की तरह जो होता है, जिससे फसल काटा जाता है, तो उसका धार खत्म हो चुका था और फिर वो उसे धनराम को दे देते हैं कि लो तू, वो पढ़ना लिखना तो तेरे बस की बात है नहीं, और ये लो तुम्हारा तो यही काम है, लो इसे ले जाओ और धार लगा करके इसे ले आना। अब किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। मतलब अब जो धनराम के पिताजी थे, क्या नाम था उनका, गंगाराम, तो धनराम के पिताजी जो थे उनका नाम गंगाराम था, तो उनमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था और ख़ुद भी वो समय नहीं दे पाते थे अपने बच्चे को पढ़ाने और लिखाने में। और तो किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया।
मतलब जो कुछ वो कर सकता था, छोटा सा बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, तो जो कुछ उसके उसमें सामर्थ्य थी कि अभी लोहे हथौड़े को लेकर के लोहा नहीं पीट सकता है, लेकिन कम से कम इस धोखनी तो फूंक सकता है और लोहे को उलट पलट सकता है। तो जो काम उसके लायक थी वहाँ पे उसने वहाँ काम उससे लेना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, हथौड़े से लेकर घन चलाने, घन भी एक प्रकार का हथौड़ा होता है जो हथौड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उससे भी लोहा पीटा जाता है। तो हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। और फ़र्क यानी कि अंतर सिर्फ इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। अब मास्टर जी में और उसके पिता में सिर्फ इतना फ़र्क था कि जब वो कोई गलती करता था स्कूल में, तो मास्टर जी क्या क्या कहते थे कि उससे खुद वेद चुनवा, कहते थे कि तुम खुद वेद लेकर के आओ, फिर उससे उसकी पिटाई होती थी। लेकिन जब वह घर पे कोई गलती करता था, उस ऑफ़र पे कोई गलती करता था, या तब उनके पिताजी के हाथ में जो कुछ भी रहता था, जो कुछ भी हाथ में आता था, उसी से उसे पीटना शुरू कर देते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी उनके हाथ में आता था, वो उसी से अपना प्रसाद दे देते, मतलब उसे पीट देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली, क्योंकि वो छोटा था तब से उसे काम सिखाने लग गए थे। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो बड़ा हो गया, काम तो अच्छे से वो सीख ही गया था धनराम, तो उनके पिता यानी कि धनराम के जो पिताजी थे गंगाराम जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन धनराम क्योंकि काम अच्छे से सीख चुका था, तो वह सहज भाव से उनकी विरासत को संभाल लिया था, उनके काम को संभाल लिया था। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वह कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। जब उसके पिताजी उस ऑफर पर बैठते थे, ऑफर मतलब क्या, कार्यस्थल जहाँ पे लोहे का काम किया जाता था, तो पहले उनके पिताजी बैठते थे। तो अगर किसी को कुछ पिटवाना हो या धार करना हो तो कहते थे जाओ गंगाराम के ऑफ़र पे चले जाओ। तो वह गंगाराम का ऑफ़र जो था वो अब धनराम ऑफ़र में बदल चुका था, धनराम का ऑफ़र लोग कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर, अब क्योंकि मोहन शुरू से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, तो जब उसने प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघी यानी कि जब कक्षा 5वीं उसने पास की, तो पास करते ही मोहन को क्या स्कॉलरशिप मिला। और त्रिलोक सिंह मास्टर की जो भविष्यवाणी थी और किसी न किसी हद तक सिद्ध हो रही थी। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। जब उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, छात्रवृत्ति दी गई, तो उनका हौसला और बढ़ जाता है और वो उसके आगे पढ़ाई के बारे में सोचने लग जाते हैं, और वह भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि उस धंधे में जो पुरोहिताई का धंधा था उसमें इतना इनकम नहीं था कि वो अपने बच्चे को ऊंची शिक्षा दे सकें और सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध करवा सकें। तो वो जो धंधा था उनके पिताजी का उन्हें निराश कर रहा था। दान दक्षिणा के बूते पर वह किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। और जब देखते हैं कि बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है तो उनकी भी इच्छा मतलब बढ़ जाती है, उनका उत्साह बढ़ जाता है और वो भी चाहने लग जाते हैं कि मोहन बड़ा हो जाए, उच्च शिक्षा ग्रहण कर ले और किसी अधिकारी पद पर तैनात हो जाए और इससे घर अच्छा इनकम हो और घर की जो गरीबी हो समाप्त हो जाए। तो ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन हम बहुत कुछ सोचे कि हम डॉक्टर बन जाए, तो क्या सोचने भर से कोई चीज़ हो जाता है? नहीं होता है। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ जब उपलब्ध होता है तभी हमें उसमें सफलता हासिल होती है। तो लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। अब आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था, यानी कि कक्षा 6 में पढ़ने के लिए जो स्कूल था, वह गाँव से 4 मील दूर था और 2 मील के चढ़ाई के अलावा देखिए 4 मील दूर वह स्कूल था और 2 मील का रास्ता कैसा था? चढ़ाई वाला रास्ता था। तो 2 मील तो चढ़ाई का रास्ता था और इसके अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। मतलब जब स्कूल जाता तो रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी और बरसात के मौसम में वो जो नदी जो है बहुत भर जाती थी, तो ऐसे में दिक्कत होती थी आने जाने में। तो ये भी एक समस्या थी। एक तो चढ़ने वाली 2 मील चढ़ाई वाला रास्ता था, तो उसमें भी समस्या थी और प्लस जो बरसात के मौसम में उस नदी में जब उफान आता था, बाढ़ आता था, तो ये भी एक समस्या थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया।
बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, मतलब 4 मील दूर चल करके वह स्कूल जाता था और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौट करके आता था। घर लौटने के बाद उसके पिता पुराणों की कथाओं से, यानी कि उसे अनेक कहानियाँ सुनाया करते थे और विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण दे करके, ऐसे बालक जिन्हें जिन्हें विद्या ग्रहण करने की आदत थी, ज्ञान सीखने की आदत थी, जानने की इच्छा थी, ऐसे बालकों का उदाहरण देते थे और उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर नदी में उफान आएगी, तो ऐसे में तो वो कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर स्कूल नहीं जा पाएगा, आ पाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि नदी के उस पार उनका एक यजमान रहता है जिसके घर वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनके घर में वो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जब बरसात का मौसम रहेगा तो फिर मेरा बेटा जो आप ही के घर पर रह करके पढ़ेगा, ताकि उसे आने जाने में फिर कोई दिक्कत ना रहे। तो यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था, यानी कि जब नदी का पानी कम हो जाता था तो फिर वो गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण, यानी अचानक से भारी वर्षा हुई और भारी वर्षा होने के कारण नदी का पानी जो है बढ़ गया। और पहले यानी कि वो अपने घर की तरफ आ रहा था उस नदी को पार करके, और उसके साथ में कुछ घसियारे भी थे जो घास लेकर, घसियारे मतलब जो कि घास लेकर के आते हैं गाय वाय को खिलाने के लिए। तो अचानक नदी का पानी बढ़ गया और पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए। पहले झाड़ झंखाड़ आया पानी के साथ बहते हुए, फिर पत्ते आने लगे तो शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से, मतलब जो अनुभवी थे जिनका आना जाना उसी रास्ते से रहता था, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जान भी जा सकती है। तो वो सब जो घसियारे थे काफ़ी अनुभवी थे, तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते ना पहुँचते, यानी किनारे पहुँचे या ना पहुँचते, वो मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। यानी कि थोड़ी देर और होती तो उनकी जान भी जा सकती, उसमें डूब सकते थे। तो पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वह लोग किसी प्रकार साकुशल, यानी ठीक ठाक, इस पार पहुँचने में सफल हो सकें। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए। अब जब इस घटना के बारे में वंशीधर को पता चलता है तो घबरा जाते हैं कि आज तो कुछ भी हो जाता, और बच्चे के भविष्य को लेकर के वो चिंतित हो रहने लग जाते हैं। अब बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, उनके ही बिरादरी का एक परिवार रहता है जो कि संपन्न रहता है, और उस परिवार का युवक जिसका नाम रमेश है, उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। मतलब जहाँ पे वो बंशीधर जी रहते थे जिस गांव में, उस गांव में उनकी बिरादरी का एक युवक लखनऊ से छुट्टियों में आया हुआ था। और बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में उससे कहा, यानी रमेश से कहा, और अपनी चिंता को प्रकट किया। तो उसने, यानी कि रमेश ने, न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वह मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। रमेश कहता है वंशीधर से कि जहाँ हम लोग 4 लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो भी रहेगा, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वह भी रहेगा, और बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, और जब वहाँ पहुँच जाएगा तो वह अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकेगा, उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसा रमेश वंशीधर से कहता है। तो वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। जब वंशीधर को जिस बात की चिंता थी, वो चिंता जब उनकी दूर हो जाती है, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जब रमेश उनके सामने भगवान की तरह बैठा हो, या साक्षात भगवान मिल गए हों रमेश के रूप में, और उनकी आँखों में पानी छलछलाने लगा, यानी कि उनकी आँखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और भर्राई हुई आवाज़ से वह केवल इतना ही कह पाएँ कि बिरादरी का यही सहारा होता है, कि मतलब ऐसे ही लोग काम आते हैं। छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर
सहमा सहमा सा मोहन, क्योंकि अब बात तो हो ही चुकी थी कि अब मोहन भी रमेश के साथ में लखनऊ जाएगा। तब पहली बार जब वो अपनी गांव से बिछुड़ता है, अपने माँ बाप से बिछुड़ता है, तो वह डरा डरा सा, सहमा सहमा सा मतलब डरा डरा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुँचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा, यानी कि रमेश के घर में दो महिलाएं थीं जिन्हें मोहन चाची और भाभी कहता था, तो वह उनके कार्यों में हाथ बटाता था। हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी कि रमेश के घर में तो घर के कामों में तो हाथ बटाता ही था, इसके साथ साथ में रमेश जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में जो अन्य लोग रहते थे उनके कामों में भी वह हाथ बटाने लगा। फिर सब लोग मोहन को जान गए थे और बात बात पे उसे इधर उधर दौड़ाते रहते थे। कोई भी काम रहता था तो वो मोहन को पुकारते थे, मोहल्ले वाले भी और प्लस रमेश के घर वाले भी। तो मोहन, कोई पुकारता मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से, कोई कहता है मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, कोई कहता है मोहन मेरा 1 किलो आलू ला दे। तो इस तरीके से अपना अपना काम लोग मोहन को सौंपते रहते थे, उससे करवाते रहते थे। वह 1 मिनट के लिए भी मतलब फ्री नहीं रहता था। तो औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले, अब वो दफ्तर में बड़े बाबू थे कौन, रमेश। तो हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अब रमेश क्योंकि दफ्तर में बड़े बाबू थे और फिर किसी के सामने ये कहना कि जो मोहन है वो मेरा बिरादरी का है, मेरा भाई है, तो ऐसा उन्होंने फील किया कि अगर ऐसा मैं कहता हूँ तो ये मेरे सम्मान के विरुद्ध है, इससे मेरी बेइज्जती होगी। तो क्या किया कि उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। तो जब कुछ भी हो तो वह उसे घरेलू नौकर ही समझता था। वो ले तो आया था लेकिन उसके साथ जो उसका व्यवहार था वो घरेलू नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं था, एकदम घरेलू नौकर की तरह उसे रखता था, वैसा ही वो व्यवहार करता था। क्योंकि उसे भाई या बिरादरी का बतलाने में उसे शर्म आती थी, उसे बेइज्जती सी महसूस होती थी, वह उस अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था, इसलिए वह उसके साथ घरेलू नौकर जैसा व्यवहार करता था। और इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। जब थोड़ा सा बार बार गांव से उसके पिताजी कहते रहे होंगे तो फिर उसका एक साधारण स्कूल में मोहन का नाम, पहले तो वो लाएँ तो काफ़ी दिन तक स्कूल में नाम ही, एडमिशन ही उसका नहीं कराया। फिर घर का काम करवाते रहते थे, मोहल्ले वाले लोग उससे अपना काम लेते रहते थे। लेकिन जब थोड़ा सा हीला हवाली किया गया तो रमेश ने निकट में ही एक स्कूल था, साधारण सा स्कूल था, उसमें उसका नाम लिखवा देता है। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो गांव से एकदम शहर में चला गया था और रात दिन उस पर काम का भी बोझ रहता था, घर का भी काम रहता था, मोहल्ले वाले भी लोग उसे दौड़ाते रहते थे। तो इस काम की बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, जिसने बताइए गांव में जो सबसे टॉप पे था, वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। यानी ऐसा नहीं था कि जब उसकी छुट्टियां पड़े स्कूल से तो उसे कोई ले जाए गांव में घुमा ले जाए। जब रमेश के परिवार से कोई सदस्य गाँव को जाता था तभी वह जा पाता था, अन्यथा नहीं जा पाता था। तो रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। यदि रमेश के घर से कोई गांव नहीं जाता था तो वह भी नहीं जा पाता था और उसकी अपनी गर्मी की छुट्टी वहीं पर बितानी पड़ती थी रमेश के घर में। और उससे ये कहा जाता था कि गांव जाकर के क्या करोगे, अपने अगले क्लास की तैयारी करो गर्मी की छुट्टी में। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर था, यानी कि ये कहना कि हाँ यहाँ पे रहेगा तो अगले दर्जे की तैयारी करेगा, ये तो सिर्फ एक बहाना था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था, यानी कि उसके चले जाने पर घर का काम, यानी कि जो घर में काम होता था उसमें जो हाथ बटाता उसमें दिक्कत आती, इसलिए वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। तो बात तो ये थी, लेकिन बहाना क्या किया जाता था कि अगले दर्जे की तैयारी करेगा। अगर गाँव चला जाएगा तो फिर क्या करेगा, गांव जाकर के इधर उधर घूमता रहेगा, किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं हो पाएगी और जो कुछ आता जाता वो अभी चला जाएगा। तो मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था उसके पास में।
घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह उसके घर वालों को पता नहीं था, ना ही वो बता रहा था। वो जानता था कि यदि मैं ऐसा यहाँ की सारी बातों को बताऊँगा तो मेरे घर वाले बहुत दुखी होंगे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहता है। और वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, और वहीं वंशीधर इन सब बातों से अनजान उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। यानी कि लखनऊ से वह 6, 7, 8 का कहाँ पढ़ता है, लखनऊ में पढ़ता है। और जब 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, छुट्टी होती है, तो अपने गांव में आता है मोहन। और जब वह लौट कर लखनऊ पहुँचा, यानी अपने गांव आया, और जब गांव से लौट करके लखनऊ पहुँचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं। उसने इस चीज़ का अनुभव किया जब वहाँ पे गया फिर से वापस लखनऊ, तो उसे इस बात का ज्ञात हुआ कि रमेश के घर वाले अब नहीं चाहते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, यानी कि क्लास 9 में मेरा एडमिशन हो, ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। यदि किसी प्रकार से उनसे कहा भी जाता तो यही कह करके उन्हें चुप कर दिया जाता था कि तमाम लोग ऐसे हैं जो BA MA पास हैं और इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, कहाँ सबको नौकरी मिली जा रही है, तो ये पढ़कर ही क्या करेगा, जब जो पढ़े हुए हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये पढ़ कर के क्या जग जीत लेंगे, तो मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, तो फिर उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, ऐसा रमेश के घर वाले कहते हैं। तो रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से, यानी कि किसी परिचित के माध्यम से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी यानी कि टेक्निकल स्कूल, जहाँ पे रह कर के वो किसी कोई जैसे मैकेनिक का काम सीख ले, कुछ भी बनाना, जैसे कि फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, टीवी बनाना, तो ये सारी चीज़ें मतलब सीख ले। तो ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। तो मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। हालांकि अब उसकी पढ़ाई जो है अवरुद्ध हो चुकी थी, 9th में उसका एडमिशन नहीं हो पाया था, उसे एक तकनीकी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। और लेकिन फिर भी उसकी जो दिनचर्या थी, जैसे कि वो हमेशा पहले काम किया करता था वैसे ही वो करता रहा, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया था। और वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता, मतलब अपने तकनीकी स्कूल में जाता, अपना वो भी काम सीखता रहता था और घरेलू काम को भी करता रहता था। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। और जब वह तकनीकी स्कूल की उसकी शिक्षा जो है समाप्त हो जाती है तो फिर वह नौकरी पाने के पर्पज़ से कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लग जाता है। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत मतलब क्या होता है, संबंध में या विषय में, तो पढ़ाई के विषय में बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था। अब उन्हें क्या पता था कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्हें विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो ना सिर्फ गहरा दुख हुआ, उन्हें ऐसा लगा, बहुत गहरा आघात लगा, बहुत गहरी चोट उनके हृदय को पहुंची। और इसके साथ साथ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। उनका जो सपना था कि हाँ मेरा बेटा बड़ा अफसर बन करके ही लौटेगा, वो सपना उनका टूट जाता है। और इस टूटे हुए सपने की जानकारी वो किसी को देने का साहस नहीं रखते हैं कि हम किसी को बता सकें कि मेरा जो सपना था वो अब टूट चुका है, जो मैं सोचता था ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाए किसी से ये बात बता सकें। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था, यानी कि उसका जो मित्र था बचपन का धनराम, तो वह भी मोहन के पिता यानी वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा था कि के बारे में पूछा था। तो घास का जब उसने पूछा, धनराम ने जब मोहन के पिताजी से पूछा मोहन के बारे में, तब फिर वंशीधर क्या करते हैं कि घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय में उसकी नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। ऐसा उन्होंने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत मन से जवाब नहीं देते हैं और अब एक तिनका उठाते हैं, दांत खोदते हुए उसकी बातों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सचिवालय में उसकी नियुक्ति हो गई है
और उससे संबंधित जो परीक्षाएं हैं वह जब वो समाप्त हो जाएंगी उस वो पास कर लेगा तो वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। अब क्योंकि धनराम तो मोहन के बारे में पहले से जानता था कि वो बहुत ही अच्छा है, तो और फिर त्रिलोक सिंह मास्टर जो भविष्यवाणी क्या करते थे कि हाँ बड़ा होगा तो स्कूल का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा और एक अफसर पद पर तैनात होगा, तो ये भविष्यवाणी पर भी उसे पूरा विश्वास था। किसको? धनराम को। तो ऐसा तो होना ही था, उसने सोचा। किसने? धनराम ने। और दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष ना लगने का संतोष लेकर के, क्योंकि उन्होंने असत्य बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, और जब उनके पिताजी यानी बंशीधर धनराम को ये सारी बातें बताते हैं तो धनराम कहता है कि हाँ मोहन, ये तो होना ही था क्योंकि मोहन लाला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो धनराम का ये शब्द उन्हें बहुत देर तक कचोटता रहा। अब उन्हें ये जो बातें हैं लग गई और काफ़ी देर तक वो कचोटती रहीं, क्योंकि उनका जो सपना था, सुनहरा सपना क्या था उनका कि हाँ मेरा बेटा उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा और अफसर पद पर तैनात होगा, तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना जो था वो टूट चुका था। और उन्हें एहसास हुआ कि यदि उसे उचित शिक्षा दी जाती और उसे सारी सुविधाएं मिल पाती तो शायद आज ऐसा हो पाता, लेकिन इन सब के अभाव में ऐसा नहीं हो पाया। तो ये इसलिए जो धनराम की बातें हैं कि मोहन लाला बचपन से बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें काफ़ी देर तक कचोटती रहती हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे, यानी कि अभी वो फ्लैशबैक में ही चल रहे हैं। अब बात वहीं से स्टार्ट हुई थी त्रिलोक सिंह मास्टर के मरने को लेकर के, और फिर वहीं से फिर अपने बचपन में जाते हैं और तब से अपने जीवन में घटने वाले अनेक घटनाओं को बताते हुए दोनों बातें कर रहे थे, यानी जीवन के कई प्रसंगों पर, यानी कई घटनाओं पर। प्रसंग में क्या होता? घटना। कई घटनाओं पर मोहन और धनराम बातें कर रहे थे। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया, यानी कि जो हसुआ लेकर आया था जिसकी जो धार थी वो कुंद हो चुकी थी, उसके बेत को निकालता है, मुठिया यानी कि जो लकड़ी का होता है उसे निकाल लेता है और उसे फिर क्या करता है? भट्टी में तपाता है और फिर मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। फिर मन लगा के उसके धार को बना देता है। गढ़ देना मतलब बना देना। और गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि हसुए को उसने तपाया था तो गर्म हुआ था, और फिर उसमें धार किया था तो काफ़ी गर्म था, इसलिए ठंडा होने में उसे काफ़ी समय लग गया था। तो धनराम ने तब तक वो मोहन जो था वो धनराम के पास ही बैठा रहा। तो धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। उसको देते समय, वापस करते समय धनराम की दशा कुछ ऐसी थी कि जैसे वह कुछ भूल चूक के लिए माफ़ी मांग रहा हो। अब बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती। धनराम कहता है कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन अगर यही काम जब था यानी हसुए में धार चढ़ाना था, धार करना था, तो यही काम था, तो मान लो उनके पास फुर्सत नहीं थी, उनको फुर्सत नहीं मिलती है, तो किसी के हाथ से अगर भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। ऐसा मतलब धनराम ने कहा। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। मोहन ने उसकी इस बात को सुना लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा। उसे उसका काम तो हो तो गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से वापस नहीं गया, और जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो, वो वहीं पर बैठ गया। अब सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि देखिए उस समय समाज में जातिगत विभाजन था और ब्राह्मण टोला अलग था, शिल्पकार टोला अलग था। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में जल्दी नहीं जाते थे, और यदि कभी ज़रूरत से जाना ही पड़े तो ज़्यादा देर नहीं बैठते थे, खड़े खड़े अपना काम करवा के फिर वापस लौट जाते थे। तो उस समय का ये प्रचलन था, ये नियम था, ये कानून था। तो सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, और किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, यानी शिल्पकार टोला जहाँ का धनराम था, तो उस मोहल्ले में, उस शिल्पकार टोले में ये भी माना जाता था कि ब्राह्मण टोले से कोई आता भी है तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बैठने के लिए कह सकें, तो अगर कोई कह देता था तो वह उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
तो पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। ऐसा धनराम अपने मन में सोचता है कि भले ही पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि 3-4 वर्षों से यदि मोहन लखनऊ जाके पढ़ाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वह इस गांव में जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको ना जानता हो। उसे तो मालूम ही होगा, उससे तो अपरिचित है नहीं, ऐसा संभव नहीं था। तो फिर आखिर जब उसे सब कुछ पता है तो आज इस तरीके से इतनी देर तक आकर के कैसे बैठा रहा। तो थोड़ा जो धनराम मन ही मन उसके व्यवहार में असमंजस में पड़ा था, मतलब उसके व्यवहार से असमंजस में, उसका जो व्यवहार था इतनी देर तक रुकना बैठना, तो वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। और लेकिन प्रकट में उसने कुछ कहा नहीं। उसके मन में तमाम विचार आ रहे थे, जा रहे थे कि क्या इसको पता नहीं है यहाँ की मान्यताएं, कि क्या नियम है, क्या कानून है। तो लेकिन वह सामने कुछ नहीं कहता, मतलब कुछ भी व्यक्त नहीं करता है वो, और अपना काम करता रहा। ऐसा सोचते हुए वो अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, और एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ना फंसने के कारण, मतलब जिस लोहे पर वो चोट कर रहा था, उस लोहे का जो सिरा था वो निहाई पर जो घाट में बना हुआ था, तो उस लोहे का सिरा उसमें अच्छे से नहीं फंसा था, जिसके कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। तो मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, और फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। जब देखा और ये देखा कि धनराम उसको मोड़ना चाह रहा लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ देर तक तो मोहन देखता रहा उसके कामों को, और फिर अपने संकोच को त्याग देता है। ये संकोच मतलब मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरा काम ये नहीं है, तो ये सारा संकोच वो त्याग देता है और दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लेता है, और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर के नपी तुली चोट मारते हुए, यानी कि वो केवल 1-2 चोट मारता है, और फिर अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते हैं। उस तरीके से धौकनी फूंकता है जैसे लग रहा है कि वह काम पहले कर चुका हुआ, इस तरीके से। तो अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। यानी इस तरीके से उसके हाथ से उसने लिया कि जैसे लग रहा है कि उस काम में वो अभ्यस्त हो, कौन, मोहन, और फटाफट उसने उस चीज़ को करके कंप्लीट कर दिया, और सुघड़ मतलब सुंदर गोल रूप उसे दे दिया, जैसा आकार उसे देना था उसी आकार में उसे कर दिया। और मोहन का यह हस्तक्षेप जो था इतनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक से हुआ, क्योंकि धनराम को तो पता नहीं था कि अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो अभी अचानक से ये मोहन को पता है ये कर लेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं उसके दिमाग में। तो मोहन का जो ये हस्तक्षेप था इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह कुछ बोल ही नहीं पाया कि नहीं तुम मत करो, तुम ब्राह्मण परिवार से हो, तुम्हारा काम ये सारी बातें, मतलब कुछ भी वो बोल नहीं पाया, इतनी तेज़ी से उसने वो काम करके रख दिया। वह अवाक यानी मौन होकर के मोहन की ओर देखता रहा, और उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। उसे इस बात का आश्चर्य नहीं था कि हाँ देखो मोहन ने काम करके दिखा दिया, बल्कि इस बात का आश्चर्य था कि एक पुरोहित खानदान का एक युवक है और इस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि उसका काम तो ये नहीं है, उसका काम तो लोगों को ज्ञान बांटना, लेकिन आज वो जो काम मैं करता था वो काम करके दिखा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ कहे, समाज के लोग कहीं कुछ कहे ना, उसका विद्रोह ना करें, तो और उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई देखा तो नहीं इसको ये काम करते हुए, नहीं तो फिर लोग मुझे ताना कसेंगे कि हाँ तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि उससे ये काम लिया। ये देखिए इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए जो चित्र है इसमें ये देखिए मोहन बैठा हुआ है, और ये जो है धनराम है, ये जो है धनराम है, और ये जो खड़ा है ये मोहन है, ये जो खड़ा है ये मोहन है, और ये निहाई है। ये क्या है? ये निहाई है जिस पे लोहे को रख करके इस पे पीटा जाता है, और ये जो बनी है ये सरसी है। ये
आग जल रहा है, भट्ठी जो है इसमें लोहे को तपाया जाता है। और ये मोहन है जो अपने हाथ में उस लोहे को पकड़ रखा है, जिसको गोल आकार दिया है। ठीक, ये चित्र इसमें बना हुआ है। तो कितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था, और वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लग जाता कि किसी ने देखा तो नहीं इसको ऐसा काम करते हुए। और धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से, उसे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था, किसी प्रकार का कोई उदासीनता नहीं थी, किसी असमंजस में वो नहीं था। वह संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने उसे गोल तो कर दिया था, लेकिन ये देख रहा था कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने धनराम की तरफ देखा कि क्या जो मैंने आकार दिया वो सही है कि नहीं। इस स्थिति में उसने देखा, वो ऐसा जैसे चाह रहा था कि हाँ हमने जो काम किया है, गोल आकार दिया है, तो धनराम कहते कि हाँ ठीक है। तो ऐसा धनराम की स्वीकृति पाने की मुद्रा से उसने धनराम की तरफ देखा, और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। ऐसा मतलब उसने कर दिया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई स्पर्धा नहीं थी, किसके प्रति, धनराम के प्रति, और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था कि हाँ देखो तुम नहीं कर पाए और मैं कर दिया, मैं जीत गया। ऐसा कोई भी भाव उसके अंदर नहीं था उस लोहे की छड़ को गोल आकार देने के बाद में। बेटा कहानी यहीं पे जो है वो समाप्त होती है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है कि हाँ क्या मोहन ने अपना कौन सा व्यवसाय शुरू किया, क्या यही काम करना शुरू किया या कुछ और किया, कुछ भी ऐसा आगे कहानी में नहीं है। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन ये कहानी से ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि देखिए बच्चा बहुत ही तेज़ था, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन अभाव के कारण, सुविधा ना मिलने के कारण उसकी जो दिशा है वो एकदम बदल गई। चाहता कुछ था और हो गया कुछ और। क्यों? सुविधा ना मिलने की वजह से, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसकी दिशा जो है वो चेंज हो गई। और साथ साथ में इस चैप्टर में इस बात को भी बताया गया है कि समय समय के साथ में जो समाज में रूढ़ियाँ, परंपराएं और मान्यताएं हैं, उनमें बदलाव किया जाता है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उच्च कुल का है तो वो वही काम कर पाएगा और ये नीचे कुल का है तो उसका यही काम, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है या कोई व्यक्ति नीचा है, ये तो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। वह जिस प्रकार से कार्य को करता है उसी प्रकार से उसकी बड़ाई होती है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जात में जन्म लेने से उसके कुल का निश्चय नहीं होता है, बल्कि उसके कुल का निश्चय जो होता है उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार यही चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है। और जो मोहन है वो सारी जो समाज में जो जातिगत विभाजन था, जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, उन सारी चीज़ों को वो खंडन करते हुए और उसे एक नया आकार देता है। और इसीलिए इस पाठ का जो नाम रखा गया है वो गलता लोहा रखा गया है। ओके बच्चों, आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।